अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की गाइडलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कैसे आपने करने हैं उसका प्रोसीजर और स्कॉलरशिप कवरेज देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। आप जो भी आपका ब्राउज़र है इसमें आप आ जाएं, आप आके टाइप करें मैक्स स्कॉलरशिप 2021 पाकिस्तान, और जो पहला लिंक आ रहा है पाकिस्तान एम्बेसी का जापानीज़, वो आप ओपन कर लें। आप एम्बेसी के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर द ईयर 2020 आर ओपन नाउ। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड गाइडलाइन सारी मिल जाएगी और जितने फॉर्म्स हैं वो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड लिंक में अवेलेबल होंगे। गाइडलाइन में आपको वो बता रहे हैं कि आपने मार्कशीट एप्लीकेशन फॉर्म 10 जुलाई 2020 से पहले वहाँ पे भिजवाने हैं। इसके अलावा जो आपकी मार्कशीट है मैट्रिक की, वो भी आपने भिजवानी है। अगर आपने ओ लेवल्स किया तो ओ लेवल की भिजवाएंगे। उसके अलावा आप एफएससी इंटरमीडिएट, यानी आपने अगर एफए किया तो एफए की, अगर आपकी एफएससी है तो एफएससी की मार्कशीट भिजवाएंगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ तो आप होप सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ नोट में गिवन है आपके लिए इंस्ट्रक्शंस के A4 साइज़ पे आप करवाएंगे। आइल्स टॉफल मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने। अगर आप इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आप इस एड्रेस को मेंशन करें, और अगर आप कराची में होना चाह रहे हैं टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर तो आप कराची का ये एड्रेस मेंशन करेंगे। जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन गाइडलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी हम देखते हैं। पहला लिंक है वो एप्लीकेशन गाइडलाइन का है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये स्कॉलरशिप बेसिकली जापान की जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उनके लिए होती है। और एज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी बर्थ जो है 1986 के बाद की होनी चाहिए। जो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। जापानीज़ लैंग्वेज के लिए आपको विलिंगनेस देनी पड़ेगी कि आप जापानीज़ लैंग्वेज लर्न करेंगे, वो आपको सिखाएंगे जापानीज़ लैंग्वेज। इसके अलावा आपने हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट एक सबमिट करवाना है जिसमें आप शो करेंगे कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं टू स्टडी इन जापान। इसके अलावा जो लोग नॉन एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए वो हैं मिलिट्री पर्सनल और जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने पहले ये स्कॉलरशिप विन की भी है मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप इसको विड्रॉ कर चुके थे, यानी आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की और आप वहाँ से वापस आ गए जापान से, और अगर आपने पहले स्कॉलरशिप विन की है और 3 साल का गैप आ गया है जब आपको लास्ट स्टाइपेंड मिला था, और जब आप नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे तो इसमें अगर आपके पास 3 साल का गैप है और आपके पास कोई एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या पॉइंट है। वो है अलाउंस से रिलेटेड, यानी स्कॉलरशिप कवर क्या करेगी। सप्लीमेंटल रीजनल अलाउंस ऑफ 2000 और 3000 येन पर मंथ आपको मिलेगा। एक ये आपका अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा जो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो है 143,000 येन पर मंथ नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर्स डिग्री अगर करें तो 144,000 मिलेगा, और अगर आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो 145,000, ये तकरीबन 2,20,000 रुपये बनते हैं। आपकी सारी ट्यूशन फ़ी कवर होगी और आपको जो एयरलाइन टिकट मिलेगी अपनी कंट्री से जापान की वो भी फ्री होगी। इसके अलावा जब आप वहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से जापान से जो आपको अपने कंट्री में आने की टिकट है वो भी मिल जाएगी। हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ये आप एक सारी चीज़ें देख लें, आपसे रिलेटेड हैं। जो रिज़ल्ट है एक्सेप्टेंस का, यानी आपको जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करने के लिए वो नवंबर में एम्बेसी वाले कांटेक्ट करेंगे। आप 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस देंगे उनको कि आप किन 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये पॉइंट इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी स्क्रीनिंग में आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको वो कांटेक्ट करेंगे इसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने देखा है वो है अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि वो आपको मैं बताता चलूँ। कुछ लोग मैरिड होंगे तो उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में वो आपको अकोमोडेशन देंगे, लेकिन ये पॉइंट आप नोट कर लें 14 पॉइंट में आता है, तो यहाँ से आप अकोमोडेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
डॉर्मेट्री में अगर आपको अकोमोडेशन देंगे वो, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उसके में प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, क्योंकि जापान में अकोमोडेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अकोमोडेशन आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी। हम फॉर्म्स पे आ जाते हैं। फॉर्म्स है, पहला है रिसर्च स्कॉलरशिप 2021। यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है एज़ पर पासपोर्ट। आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ पे लिख लें। आप जिस फील्ड में पढ़ना चाह रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो लिख दूंगा। रिसर्च टॉपिक आप अपना लिखते हैं। मैं इंजीनियरिंग में डिज़ाइन लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग लिख देता हूँ, या मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर कोई स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, डिज़ाइन में स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, तो जो भी मेरा रिसर्च टॉपिक होगा मैं वो यहाँ पर मैंशन कर दूँगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपने मार्कशीट, जैसे वो गाइडलाइन में मेंशन था, आपने मार्कशीट यहाँ पे जो लगानी है अपनी इंस्टीट्यूशन से रिसीव की हुई है वो लगानी है, और 70% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे। आप यहाँ पे अपना कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी है वो लिख दें, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स। अगर आपके मास्टर्स है तो मास्टर्स भी, जो आपके मार्क्स हैं वो भी लिख दें और परसेंटेज है वो लिख दें। ये फॉर्म पहले तो अवेलेबल था, अभी मैं रिसेंटली चेक किया, वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप समझते हैं तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नेम लिख दें, नेशनैलिटी पाकिस्तान लिख दें, और ब्लॉक लेटर्स में आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ दी हुई हैं, ये आप केयरफुली देख लीजिएगा। मैं वैसे आपको साथ साथ बताता चाहता हूँ। एब्रीविएशन वगैरह आप यूज़ नहीं करें, आप क्लियरली फॉर्म को फिल करें। आप एज़ पर पासपोर्ट आपका जो सर ने वहाँ गिवन है वही लिखें, अदरवाइज़ आपके लिए एप्लीकेशन में एंड पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो पासपोर्ट पे आपका नेम है उधर से आप देख लें, तो वो आप यहाँ फिल करते हैं। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो आप वो मेंशन करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड टिक कर दें, अगर सिंगल हैं तो सिंगल पे। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर लगाएंगे और उस पिक्चर के ऊपर अपना नेम लिखेंगे उसकी बैक साइड पे, और नेशनैलिटी मेंशन करेंगे। नेशनैलिटी यहाँ पे भी इस कॉलम में भी लिखेंगे। अगर आपके पास जापानीज़ नेशनैलिटी है तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो पे टिक कर दें। और जो अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कब से है आपके पास। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखें, और 1 अप्रैल 2021 तक आप कितने साल के होंगे यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ ईयर्स लिखते हैं। यहाँ पे फिर वही पॉइंट आ गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1986 के बाद होनी चाहिए। उसके बाद करंट एड्रेस जो भी है आपका वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। कंट्री मेंशन करते हैं, पाकिस्तान होगा। अगर आप जापान में रह रहे हैं तो अपने वीज़ा का स्टेटस बताएंगे जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपका डिपार्चर के टाइम पे कोई एड्रेस चेंज हो रहा है तो आप वो लिख दें, अदरवाइज सेम एज़ अबव कर दें। और जिस कंट्री में आप अगर कंट्री चेंज करें तो कंट्री भी मेंशन करें। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कंट्री चेंज करेंगे तो फिर आपको एयरलाइन टिकट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो इस जगह पे फिर आपको यस करना होगा अगर आप कंट्री चेंज करें। अगर आप कंट्री चेंज नहीं करें तो ये आपसे रिलेटेड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आप जिस जगह पे आप वीज़ा इशुएंस के लिए जाएंगे वो मेंशन करें। इस्लामाबाद मेंशन कर दें अगर इस्लामाबाद कन्वीनियंट है आने के लिए तो। अदरवाइज़ आप चेक कर लें कि कराची वगैरह में भी अगर ये डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो ये केयरफुली आपने फिल करना है। आपको अगर पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, और आप उसके बाद यहाँ पे डिटेल भी बताएंगे कि आपको जब स्कॉलरशिप मिली तो आप कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा और किस प्रोग्राम के थ्रू पढ़ा और कब से कब तक आपने वो स्कॉलरशिप अवेल की। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है तो आप एम्बेसी कॉल करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें आप किस स्कॉलरशिप के थ्रू आप गए थे, तो आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही पॉइंट आ गया है जो मैंने पहले आपसे बताया कि अगर आपने स्कॉलरशिप अवेल की थी और 3 साल हो गए हैं जब आपको लास्ट स्टाइपेंड मिला था स्कॉलरशिप में, और 3 इयर्स आपने कोई एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस आपका है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आप यस कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्कॉलरशिप आपने अवेल नहीं की थी तो नो करके ये आपसे रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पे अदरवाइज़ आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास आपने क्या किया है इस टाइम में 3 इयर्स में। अगर आप जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ बताना होगा, यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे टिक कर दें, क्योंकि आपने अगर कहीं और किसी और स्कॉलरशिप के लिए, जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। इसके अलावा अगर आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन करें टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। अगर आपके पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं है
तो आप नो पे टिक कर दें। और अगर आप येस पे टिक करेंगे तो आपको फिर सारी डिटेल्स भी बतानी होंगी कि जिस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है वो उसका स्पॉन्सर कौन कौन है, टर्की गवर्नमेंट है या चाइनीज़ गवर्नमेंट है या कॉमनवेल्थ है, जो भी आप जिस स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यस कर देंगे तो उसके अलावा सारी डिटेल्स आप नीचे इस कॉलम में प्रोवाइड करेंगे। और याद रखेंगे कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। अब ये इंस्ट्रक्शन है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो इसमें आप प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे और जो मोस्ट रिसेंट है वो आप एट द एंड बताएंगे। वो सारे नीचे अवेलेबल है, उसमें आपने इसी सीक्वेंस में आपने ये सारा फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद मैट्रिक आ जाएगा और फिर एफएससी। यहाँ पे आप पंजाब में और लाहौर में है तो यहाँ पे आप पंजाब और लाहौर लिख देंगे, सिटी और प्रोविंस, और सारा जिस साल से जिस साल तक आपने वो एजुकेशन ली है वो आगे वैसे ही मेंशन कर देंगे। फिर बैचलर्स मास्टर्स जो भी डिग्री आपके पास है वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो वहाँ पे आप लिख दें बीएस इंजीनियरिंग या बीई इंजीनियरिंग। अगर आपने मास्टर्स किया है किसी भी फील्ड में तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे और डिटेल बता देंगे। अगर आपने मास्टर्स या बैचलर में थीसिस किया था तो उसके लिए आप यस करेंगे। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो नो पे टिक कर दें। अपने थीसिस का टाइटल भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट कराएंगे अगर आपने थीसिस किया था तो। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसको टिक कर दें यहाँ पे। अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स करते हैं, अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए टिक कर दें। प्रेफर्ड मंथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सेप्ट द मंथ डेजिग्नेटेड उसी पे टिक कर दें। अब आप यहाँ इसमें आपका जो भी प्रोग्राम है आप उसके अकॉर्डिंग इस पे टिक कर दें। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो जो भी आपका प्रोग्राम है आप उसको टिक मार्क करते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अगर जॉब नहीं कर रहे तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है और आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पे देंगे। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन जिसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना है कि आप जापान में पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप जापान में पढ़ने के लिए जाएं। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल बताएंगे कि आपको वो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपने जापान को सिलेक्ट किया है फॉर बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी। तो आप उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बता सकते हैं या आप उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी कल्चर पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं इस जगह पर। इस सेक्शन में आप बताएंगे कि आप जो वहाँ पे रिसर्च करेंगे उससे आपके कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, जापान को क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि आप ऐसी क्या चीज़ मेंशन करें ताकि आपको स्कॉलरशिप विन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। तो इन पॉइंट्स को केयरफुली फिल कीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है लैंग्वेज का सेक्शन। आपने यहाँ बताना है कि अगर आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट है तो वो मेंशन कर दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड भी आप अपनी प्रोफिशेंसी बताएंगे कि आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में क्या है प्रोफिशेंसी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मेंशन करें उसकी डिटेल। इसी तरह अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन है, टॉफल किया है, आइल्स किया हुआ है आपने, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें कितने बैंड्स आपके आए या कितना स्कोर आपका आया उस टेस्ट के अंदर। अगर आपके साथ आपकी फैमिली जा रही है, आपके स्पाउस जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे उनके। और जैसे पहले गाइडलाइन में बता चुके हैं कि वो थोड़े एक्सपेंसिव है वहाँ पे, तो आप कोशिश करें कि पहले अपनी फैमिली को साथ लेके नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे फैमिली के साथ आप स्टार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने वहाँ जाना है। तो गाइडलाइन में यही बताया गया है कि पहले आप खुद कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद लेके जाएँ। ये बेसिकली मैरिड लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं। ये पॉइंट उनके लिए है, इन लोगों के लिए। आपका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा पाकिस्तान में जब आप यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए चले जाएंगे, तो उसका नेम, रिलेशनशिप, करंट एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह आप यहाँ पे बता दें, ताकि इनकेस अगर कभी ज़रूरत होती है किसी को कॉन्टैक्ट करने में तो कॉन्टैक्ट ईजिली किया जा सके। अगर आपने पहले जापान को विज़िट किया है तो आप वहाँ पे मेंशन करें, यहाँ पे मेंशन कर दें। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये आपसे रिलेटेड नहीं होगा। एट द एंड आप ये
एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे साइन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट ले लें। अगर आपने खुद से फिल किया है तो आप सिंपली साइन करके इन गाइडलाइंस को देख लें कि आपने क्या ये सारे फॉर्म्स इसी सीक्वेंस में अटैच कर दिए। इस एड्रेस पे, इस्लामाबाद के एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। और क्योंकि इसकी डेडलाइन 10 जुलाई है तो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल आप भिजवा दें, क्योंकि डेडलाइन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट में रिसीव होंगे वो उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।